नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल GRV न्यूज में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल पर देश दुनिया की 10 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों की अपडेट सबसे पहले आती है। इसी के साथ हम आपको बता दें कि किन 10 बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। पहली बड़ी खबर, अनलॉक 5 की गाइडलाइन जारी, सिनेमाघर खुलेंगे, स्कूल कॉलेज पर राज्य लेंगे फैसले। हाथरस केस पर PM मोदी ने दी कड़ा एक्शन लेने की हिदायत। योगी बोले SIT गठित 1 सप्ताह में रिपोर्ट। GST वार्षिक रिटर्न भरने की आखिरी तारीख बढ़ी। बाबरी विध्वंस केस में फैसला सुनाते ही जज सुरेश यादव रिटायर। राष्ट्रीय किसान मंच के पदाधिकारियों ने दिया इस्तीफा। बेटी की शादी के लिए गरीब परिवारों को 50,000 रुपये दे रही मोदी सरकार, जाने सच। आज से बिजली, खाद, CNG और रसोई की गैस सस्ते, सरकार ने घटाए गैस के दाम, जानिए कितना बचेगा आपका पैसा। ग्रामीणों को जमीन का प्रमाण पत्र देगी UP सरकार। स्वामित्व योजना के तहत CM योगी ने दी मंजूरी। 1 अक्टूबर से 10 एजेंसियां करेंगी धान की खरीद, 4000 क्रय केंद्र खोले जाएंगे। भारत ने किया ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी बधाई। जानेंगे एक एक समाचार, विस्तार से बने रहिए हमारे साथ इसी वीडियो में। इसे एक साथ चलते हैं सबसे पहली बड़ी खबर की ओर। अनलॉक 5 की गाइडलाइन जारी, सिनेमाघर खुलेंगे, स्कूल कॉलेज पर राज्य लेंगे अब फैसला। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक 5 के लिए निर्देश जारी कर दिया। अनलॉक 5 में 15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स खोलने की मंजूरी दे दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनलॉक 5 के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। गृह मंत्रालय के निर्देश के मुताबिक अनलॉक 5 में सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स 50% सीटों के साथ खोले जाएंगे। 15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, इंटरटेनमेंट पार्क को खोला जाएगा। स्विमिंग पूल को खिलाड़ियों के लिए ट्रेनिंग के लिए खोला जाएगा। सिनेमा हॉल, थिएटर्स, मल्टीप्लेक्स को लेकर जल्द ही सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय गाइडलाइन जारी करेगा। 15 अक्टूबर के बाद अनलॉक 5 में स्कूल और कोचिंग संस्थान खोलने का फैसला राज्य सरकारों को दिया जाएगा। इसके लिए अभिभावकों की रजामंदी भी जरूरी होगी। स्कूल या शैक्षणिक संस्थान खोलने का फैसला संबंधित संस्था मैनेजमेंट का होगा। ये फैसला तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखकर लिया जाएगा। जो स्कूल ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, वहाँ यदि छात्र स्कूल न पहुंचकर ऑनलाइन क्लास करना चाहे तो उन्हें इसकी पूरी छूट होगी। सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनैतिक और अन्य कार्यक्रमों में सिर्फ 100 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी। ऐसे कार्यक्रमों में कंटेनमेंट जोन में रहने वाले लोगों को शामिल होने पर सख्त पाबंदी रहेगी। बंद जगहों पर 200 लोगों की क्षमता वाले हॉल में आधे लोगों को जाने की इजाज़त होगी। ऐसी जगहों पर फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। सोशल डिस्टेंसिंग करना, थर्मल स्कैनिंग और हैंड वॉश और सैनिटाइजर का इस्तेमाल जरूरी होगा। भारत सरकार ने कंटेनमेंट जोन में जारी सख्त लॉकडाउन को 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है। व्यवसाय से व्यवसाय B2B प्रदर्शनियों को 15 अक्टूबर से खोलने की अनुमति होगी। इसके लिए वाणिज्यिक विभाग द्वारा SOP जारी की जाएगी। इसके अलावा गृह मंत्रालय द्वारा स्वीकृति अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के अलावा सभी प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर फिलहाल पाबंदियां रहेगी। राज्य और राज्य के बाहर किसी सामान या व्यक्ति की किसी भी प्रकार की आवाजाही पर रोक नहीं होगी। न ही किसी प्रकार की अनुमति या पास की जरूरत होगी। 65 साल से ज़्यादा उम्र के लोग, दूसरी बीमारियों से पीड़ित लोग, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को बहुत जरूरी काम के अलावा घर में रहने की सलाह दी गई है। अनलॉक के इस चरण में दुर्गा पूजा, नवरात्रि, दशहरा जैसे कई बड़े त्यौहार होने वाले हैं। ऐसे में सरकार की SOP में इस बात का ध्यान रखा गया है कि लोग कोरोना संकट से बचाव के उपकरणों के साथ त्यौहार को हर्षोल्लास से मना सके।
वहीं महाराष्ट्र सरकार ने कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है। अनलॉक 4 में केंद्र सरकार ने स्कूल खोलने को लेकर आंशिक रियायत दी थी। 31 सितंबर से देश भर में आंशिक तौर पर स्कूल खोले जा रहे हैं। हालांकि अभी भी ज़्यादातर राज्यों में स्कूल और अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद हैं। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। हाथरस केस पर पीएम मोदी ने दी कड़ा एक्शन लेने की हिदायत। योगी बोले एसआईटी गठित 1 सप्ताह में रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मामले में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात की और दोषियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। हाथरस में दलित लड़की के साथ हुई हैवानियत से लोगों में जबरदस्त आक्रोश फूट रहा है। बॉलीवुड सितारों से लेकर नेता तक हर कोई इस घटना से नाराज है और न्याय की मांग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मामले में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात की और दोषियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई के निर्देश दिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर जानकारी दी कि पीएम मोदी ने हाथरस की घटना पर वार्ता की है और कहा है कि दोषियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाए। सीएम ने ट्वीट कर लिखा, हाथरस में बालिका के साथ घटित दुर्भाग्यपूर्ण घटना को दोषी कतई बचेंगे नहीं। प्रकरण की जांच हेतु विशेष जांच दल का गठन किया गया है। यह दल आगामी 7 दिवस में अपनी रिपोर्ट देगा। त्वरित न्याय सूचित करने हेतु इस प्रकरण का मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। जीएसटी वार्षिक रिटर्न भरने की आखिरी तारीख बढ़ी। केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए जीएसटी सालाना रिटर्न और ऑडिट रिपोर्ट फाइल करने की समय सीमा को 1 महीने बढ़ा दी है। अब टैक्स पेयर्स 31 अक्टूबर 2020 तक सालाना जीएसटी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी ने ट्वीट कर बताया, आदर्श आचार संहिता के मद्देनजर चुनाव आयोग से उचित मंजूरी हासिल करने के बाद सरकार ने जीएसटी R9 और जीएसटी R9C के तहत वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की नियत तारीख को 30 सितंबर 2020 से बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2020 तक कर दिया है। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। बाबरी विध्वंस केस में फैसला सुनाते ही जज सुरेंद्र कुमार यादव रिटायर। बाबरी विध्वंस 1992 में हुआ था। इसके 2 साल पहले 8 जून 1990 को सुरेंद्र कुमार यादव ने बतौर मुंसिफ अपनी न्यायिक सेवा की शुरुआत की थी। सुरेंद्र कुमार यादव की पहली नियुक्ति अयोध्या में हुई थी और 1993 तक वो यहाँ रहे थे, यानी अयोध्या में जब बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया गया था उस वक्त सुरेंद्र कुमार यादव की पोस्टिंग वहीं थी। और आज वो मौका है जब उन्होंने इस बड़े केस पर बतौर सीबीआई विशेष कोर्ट जज फैसला सुनाया है। लखनऊ की विशेष सीबीआई अदालत ने आज एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। ये फैसला बाबरी मस्जिद विध्वंस केस से जुड़ा है जिसे 6 दिसंबर 1992 को गिराया गया था। सीबीआई कोर्ट के जज सुरेंद्र कुमार यादव ने 28 साल पुराने इस केस में फैसला सुनाया है और सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया है। इस केस के 32 आरोपियों पर फैसला लिखने के बाद साथ ही सुरेंद्र कुमार यादव अपने कार्यकाल से भी मुक्त हो गए हैं। यानी आज 30 सितंबर ही सुरेंद्र कुमार यादव के रिटायरमेंट का दिन था। उनके पास शाम 5 बजे तक का ही वक्त है। हालांकि सुरेंद्र यादव का कार्यकाल 1 साल पहले ही पूरा हो गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी विध्वंस केस की सुनवाई पूरी करने और इस पर फैसला सुनाने के मकसद से उन्हें 1 साल का विस्तार दे दिया था। उनके रिटायरमेंट की तारीख 30 सितंबर 2019 थी। एक और ख़ास बात यह है कि सुरेंद्र कुमार यादव का अयोध्या कनेक्शन काफ़ी पुराना रहा और उनकी पहली तैनाती अयोध्या में हुई थी। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। राष्ट्रीय किसान मंच के पदाधिकारियों ने दिया इस्तीफा। सीतापुर राष्ट्रीय किसान मंच के कई पदाधिकारियों ने मंगलवार को अपने पदों से इस्तीफा दे दिया। पदाधिकारियों का कहना है कि किसानों के हितों की अनदेखी करते हुए सरकार ने जो बिल पास किए हैं उससे उनकी भावनाएं आहत हुई हैं। बावजूद इसके राष्ट्रीय किसान मंच चुप्पी साधे हुए है। मंच के पदाधिकारियों ने कहा कि वे किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए राष्ट्रीय किसान मंच में आए थे, लेकिन यहाँ पर किसानों के हितों को ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। इस्तीफा देने वालों में राष्ट्रीय किसान मंच के जिला अध्यक्ष अवधेश प्रताप सिंह
कोषाध्यक्ष अनिल कुमार यादव, मिश्रिख तहसील अध्यक्ष रामचंद्र राठौर, सीतापुर तहसील अध्यक्ष रजनीश वाजपेयी, सीतापुर तहसील की उपाध्यक्ष गुड्डी सिंह, जिला महासचिव बिट्टो मौर्य शामिल हैं। इन सभी पदाधिकारियों ने अपने इस्तीफे प्रदेश अध्यक्ष को भेजे हैं। पदाधिकारियों का कहना है कि इधर काफ़ी समय से देखा जा रहा है कि संगठन की गतिविधियां किसान विरोधी हो गई हैं। पदाधिकारियों को प्रताड़ित किया जा रहा है। यह संगठन किसान विरोधी अध्यादेश का समर्थन कर रहा है, जिसके विरोध में जिला अध्यक्ष सरदार निर्भर सिंह ने पहले ही इस्तीफा दे दिया था। अब अन्य पदाधिकारी भी संगठन छोड़ रहे हैं। किसान नेताओं ने कहा कि कुछ लोग संगठन को निजी फर्म की तरह चला रहे हैं। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। बेटी की शादी के लिए गरीब परिवारों को 50,000 रुपये दे रही मोदी सरकार। जाने सच दावा किया जा रहा है कि सरकार प्रधानमंत्री बालिका अनुदान योजना के तहत बीपीएल श्रेणी के परिवार की बेटियों के विवाह के लिए 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता दे रही है। प्रधानमंत्री की योजना के नाम से देश में कई फर्जीवाड़े भी सामने आ रहे हैं, जिनके नाम पर मासूम लोगों के साथ ठगी की जा रही है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट तेजी से वायरल हो रही है। एक वेबसाइट पर दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार प्रधानमंत्री बालिका अनुदान योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल वाले परिवारों को अपनी बेटी के शादी के लिए 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता दे रही है। वायरल हो रही खबर पूरी तरह से फेक है। केंद्र सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना नहीं चलाई जा रही है। भारत सरकार की प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पीआईबी ने वायरल खबर को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि ये इस तरह की कोई योजना शुरू नहीं की गई है। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। आज से बिजली, खाद, सीएनजी और रसोई गैस की सस्ते। सरकार ने घटाए गैस के दाम। केंद्र सरकार ने आज प्राकृतिक गैस के दाम में 25% कटौती कर दी है। इस कटौती के बाद गैस के दाम $1.79 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। इसका असर सार्वजनिक क्षेत्र पीएसयू की गैस उत्पादक कंपनी ओएनजीसी ऑयल इंडिया की कमाई पर पड़ेगा। हालांकि गैस के दाम रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंचने से जहां एक तरफ ओएनजीसी और ऑयल इंडिया जैसे प्रमुख गैस उत्पादक कंपनियों को राजस्व का नुकसान होगा, वहीं बिजली उत्पादन लागत में कमी आएगी और सीएनजी के साथ साथ पाइपलाइन के जरिए घरों में पहुंचने वाले गैस के दाम कम होंगे। 1 अक्टूबर से लागू होगा नया दाम। पेट्रोलियम मंत्रालय के पेट्रोलियम योजना एवं विश्लेषण प्रकोप पीपीसीए ने कहा कि प्राकृतिक गैस के दाम घटाकर मौजूदा $2.39 से घटाकर $1.79 प्रति 10 लाख ब्रिटिश थर्मल यूनिट MBTU कर दिए गए हैं। नए दाम 1 अक्टूबर 2020 से 6 महीने के लिए लागू रहेंगे। इसके बाद फिर इसकी समीक्षा होगी। के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। कैबिनेट बैठक। ग्रामीण को जमीन का प्रमाण पत्र देगी यूपी सरकार। स्वामित्व योजना के तहत सीएम योगी ने दी मंजूरी। राज्य सरकार स्वामित्व योजना में ग्रामीणों को उनके जमीन का प्रमाण पत्र देगी। इससे कर्ज लेना या जमीन संबंधी कोई भी काम करना आसान हो जाएगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश आबादी सर्वेक्षण और अभिलेख प्रक्रिया विनियमावली 2020 को मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला हुआ। केंद्र सरकार ग्रामीण आबादी क्षेत्र का नवीनतम ड्रोन प्रौद्योगिकी के उपयोग में सर्वेक्षण कराते हुए स्वामित्व अभिलेख तैयार करा रही है। इसके लिए स्वामित्व नामक योजना का शुभारंभ राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को किया गया है। स्वामित्व प्रमाण पत्र मिलने के बाद ग्रामीणों को कर्ज और अन्य वित्तीय लाभ प्राप्त करने में आसानी होगी। वे अपनी संपत्ति को एक वित्तीय परिसंपत्ति के रूप में इस्तेमाल कर सकेंगे। GIS नक्शे का उपयोग विभाग अपने उपयोग के लिए कर सकेंगे। GIS नक्शे का उपयोग एक बेहतर गुणवत्ता वाली ग्राम पंचायत विकास योजना GPDP तैयार करने में सहयोग मिलेगा। इससे संपत्ति संबंधी विवादों और कानूनी मामलों में भी सुविधा मिलेगी। इस योजना में यूपी के लगभग 1,08,648 गाँवों को ग्रामीण आबादी का सर्वेक्षण कर स्वामित्व संबंधी अभिलेख बांटा जाएगा। पहले चरण वर्ष 2020-21 में यूपी के कुल 54,022 गाँव को चिन्हित किया गया है। इसमें 10 मंडलों आजमगढ़, वाराणसी, अयोध्या, गोरखपुर,
प्रयागराज, मिर्जापुर, बस्ती, देवीपाटन, झांसी और चित्रकूट के 37 गांवों को के कुल 50,294 का अभिलेख तैयार जा रहा है। शेष 3,728 गांव पश्चिमी यूपी के 8 मंडलों से लिए गए हैं। इसमें प्रत्येक जिले के लगभग 100 गांव शामिल हैं। नियमावली बनने से अभिलेख तैयार करने में अधिकारियों और कर्मचारियों के कर्तव्य व दायित्व का निर्धारण होगा। जिला अभिलेख अधिकारी केवल सुलह समझौते के आधार पर निवारण करते हुए आपत्ति को निस्तारित करेगा। सहायक अभिलेख अधिकारी अंतिम ग्रामीण आवासीय अभिलेख घरौनी तैयार करने की पुष्टि करेगा और जिला अभिलेख अधिकारी को सूचित करेगा। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। यूपी में 1 अक्टूबर से 10 एजेंसी करेगी धान की खरीद, 4,000 क्रय केंद्र खोले जाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि धान क्रय केंद्रों पर किसानों को कोई असुविधा न हो। प्रदेश में 1 अक्टूबर से धान खरीद शुरू होने जा रही है। इसके लिए 10 क्रय एजेंसियां नामित किया गया है। इन एजेंसियों द्वारा कुल 4,000 क्रय केंद्र खोले जाएंगे। आयुक्त खाद्य एवं रसद मनीष चौहान ने बताया कि खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में 55 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही धान कामन के लिए 1868 प्रति कुंतल और ग्रेड ए धान के लिए 1888 रुपये प्रति कुंतल सामर्थ्य मूल्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि सभी क्रय एजेंसियों के अब तक कुल 2,789 क्रय केंद्र जिला अधिकारियों की ओर से अनुमोदित कर दिए गए हैं। सभी जिलों में जिला अधिकारियों द्वारा प्रभारी अधिकारी धान खरीद की भी नियुक्ति कर दी गई है। राइस मिलों का पंजीयन भी किया जा रहा है। अब तक 1905 राइस मिलों का पंजीयन किया जा चुका है। साथ ही 1736 राइस मिलों को जियो टैपिंग भी कराई जा चुकी है। उन्होंने बताया कि खाद्य विभाग की विपणन शाखा पंजीकृत सोसाइटी, मल्टी स्टेट को ऑपरेटिव सोसाइटी एवं फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन कंपनीज के 900 राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम SFC के 125 उत्तर प्रदेश सरकारी संघ PCS के 1250 उत्तर प्रदेश को ऑपरेटिव यूनिट PCU के 275 राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद के 125 नेशनल एग्रीकल्चर को ऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया नेफेड के 95 NCCF के 130 तथा भारतीय खाद्य निगम के 100 क्रय केंद्र खोले जाने हैं। उन्होंने बताया कि ई उपार्जन पोर्टल की तैयारी पूरी हो चुकी है। अब तक 1,59,918 किसानों का पंजीयन हो चुका है। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। भारत ने किया ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी बधाई। DRDO ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के एक्सटेंडेड वर्जन का सफल परीक्षण किया। राजनाथ सिंह ने अब इसे आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के सफल परीक्षण के लिए बधाई दी। रक्षा मंत्री ने कहा कि यह उपलब्धि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। बता दें कि उड़ीसा के बालासोर में बुधवार को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। यह मिसाइल 400 किलोमीटर तक वार करने में सक्षम है। DRDO ने यह परीक्षण अपने PJ-10 प्रोजेक्ट की तरह किया है। इस टेस्ट के लिए मिसाइल को देसी बूस्टर से लक्ष्य पर दागा गया है। यह ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल के एक्सटेंडेड रेंज वर्जन का दूसरा सफल परीक्षण है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि पर खुशी जताई है। यहीं पे समाचार समाप्त होता है। इसी प्रकार के समाचार को पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमें कमेंट करके अवश्य बताएं कि समाचार आपको कैसा लगा।